सोचिए किसी साम्राज्य की असली ताकत किसमें होती है, उसके किलों में या फिर उसकी कविताओं में। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जहां चंदेल शासकों की तलवारें जितनी तेज थीं उतनी ही ताकतवर उनके कवियों की कलम भी थी। ये कहानी है शक्ति और साहित्य के एक अनोखे संगम की। देखिए, ये जो एक पन्ना है ना, ये हमें सीधा उसी दौर में ले जाता है जब भारत के दिल में एक नया साम्राज्य बन रहा था और साथ ही संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर पहुंच रहा था। मतलब एक तरफ राजा थे और दूसरी तरफ थे उनके कवि जो उस दौर को अपनी आवाज दे रहे थे। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। किसी भी सभ्यता की असली विरासत आखिर है क्या? उसके बनाए हुए किले और जीती हुई लड़ाइयाँ, या फिर उसकी कला और उसका साहित्य? आइए अब इतिहास के उस दौर में चलते हैं जिसे अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की छाया में हम भूल जाते हैं, लेकिन जो अपने आप में किसी स्वर्ण युग से कम नहीं था। पता है, ये एक ऐसा टाइम था जब ठीक गुप्त काल की तरह ही कला और साहित्य अपने पीक पर थे। पूरे भारत में छोटे बड़े राज्य उभर रहे थे जो सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के लिए नहीं बल्कि कल्चर के बहुत बड़े संरक्षक भी बन रहे थे। और बस इसी माहौल में एक डायनेस्टी उभर कर सामने आई जिसने बुंदेलखंड की धरती पर अपनी एक अलग ही कहानी लिखी। ये थे चंदेल, जो सामंतों के लेवल से उठकर एक दिन शासक बन गए। देखिए, चंदेलों का उदय कोई रातों रात नहीं हुआ था। कहानी शुरू होती है 9वीं सदी में नन्नोक नाम के एक शासक से, जिन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की। उस वक्त वे शक्तिशाली प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही प्रतिहार साम्राज्य कमजोर पड़ा, चंदेलों ने मौके को पहचाना और 10वीं सदी आते आते राजा धंग के अंडर में वे न सिर्फ आजाद हुए बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे। लेकिन एक मिनट, ये चंदेल आखिर थे कौन? हर बड़ी डायनेस्टी की तरह इनके ओरिजिन की कहानी भी बड़े दिलचस्प दावों और रहस्यों से भरी हुई है। अब इनके वंश को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज मिलती हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि वे स्थानीय आदिवासी समुदायों जैसे गोंड या भर से उभरे थे। वहीं दूसरी तरफ वे खुद को सीधे चंद्रमा का वंशज बताते थे, यानी चंद्रात्रेय। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये दिखाता है कि कैसे पावर में आने के बाद अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता साबित करने के लिए दिव्य वंश की कहानियां गढ़ी जाती थी। अब देखिए, कोई भी महान साम्राज्य अपने शहरों से जाना जाता है, और चंदेलों ने भी अपनी शक्ति के कई शानदार केंद्र बनाए थे। समझिए, इनके 3 बड़े पिलर्स थे। पहला खजुराहो, जो उनकी कलात्मक और आध्यात्मिक राजधानी थी। फिर था कालिंजर, जिसका अजेय किला उनकी मिलिट्री पावर का सिंबल था। और तीसरा था महोबा, जो उस वक्त का एक हलचल भरा कमर्शियल सेंटर था। ये तीनों शहर मिलके चंदेल शक्ति को डिफाइन करते थे। अब होता क्या है, जब इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो कला को, लिटरेचर को फलने फूलने का एक जबरदस्त मौका मिलता है। जब तलवारें शांत होती हैं तो कवियों की कलम बोलना शुरू करती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की, जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। तो ये फैक्ट कि पूर्व मध्यकाल के लिटरेचर को उससे कंपेयर किया जाता है, इस दौर के कल्चरल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। मतलब उस दौर में लिटरेचर के सितारों की पूरी एक आकाशगंगा थी, जैसे 8वीं सदी के भवभूति, जिनकी तुलना कालिदास से की जाती थी, या फिर कश्मीर के क्षेमेश्वर, जिन्होंने भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर एक पूरा महाकाव्य लिख डाला। ये सिर्फ दरबारी कवि नहीं थे, ये वो लोग थे जो अपनी कहानियों से उस युग की आत्मा को हमेशा के लिए अमर बना रहे थे। तो चलिए अब इन दोनों धागों को, मतलब पावर और आर्ट, इनको एक साथ जोड़कर देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर विरासत में बचता क्या है। ये रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। बहुत सीधा सा हिसाब है। चंदेलों जैसे शासकों ने स्टेबिलिटी दी, तो भवभूति जैसे कलाकारों ने उस स्टेबिलिटी को अमर कहानियों में बदल दिया। सच तो ये है कि शक्ति के बिना कला को सहारा नहीं मिलता, और कला के बिना शक्ति की कहानी फीकी पड़ जाती है। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। चंदेलों के किले आज शायद खंडर है, उनका साम्राज्य नक्शे से गायब हो चुका है, लेकिन उनके कवियों के लिखे शब्द आज भी जिंदा हैं। उनकी रचनाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। तो सवाल आखिर में फिर वहीं आके रुकता है कि किसी भी सभ्यता की असली विरासत क्या होती है? पत्थरों से बनी इमारतें या फिर शब्दों से गढ़ी गई कहानियां? चंदेलों का इतिहास शायद हमें यही बताता है कि सल्तनतें तो वक्त के साथ ढल जाती हैं, लेकिन कला और विचार वो हमेशा जिंदा रहते हैं।